हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल जीएस स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से द लास्ट पार्ट उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जी हाँ, अब तक हमने सब कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। प्लांट्स के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। लेकिन अब हम आ गए हैं एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है जनरली। एसेक्सुअल्स के जो भी मीडियम्स होते थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें बेसिकली मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन देखना है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, उसमें आपको दो तरीके के यू कैन से पार्टनर चाहिए होते हैं। ठीक है, एक होता है मेल पार्टनर, एक होता है फीमेल। अब इनसे क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने अपने गैमेट्स से फर्टिलाइज करते हैं और अपने गैमेट्स को मतलब फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करवाते हैं और उससे बनता है जाइगोट, और वो जाइगोट ही आगे चल करके छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, तो बेटा फीमेल के पास क्या होता है? फीमेल के पास होता है ओवा। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। फीमेल के पास होता है ओवा और मेल के पास होता है स्पर्म। ये क्या होते हैं बेटा? इनके गैमेट्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं बेटा, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सारे सेल्स तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं ना, केवल कुछ चुनिंदा सेल्स होते हैं। आई वुड से एक एक सेल ही होता है मेल और फीमेल में। एक एक सेल मतलब एक तरीके के सेल्स। ठीक है, मतलब फीमेल में ओवा वाले सेल्स होंगे और मेल में स्पर्म वाले सेल्स होंगे। ठीक है, होते बहुत सारे हैं, मतलब एक ही काइंड के सेल्स होंगे। ऐसा नहीं है न्यूरॉन्स रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, नहीं, न्यूरॉन्स रिप्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। आपके ओवा फीमेल्स के अंदर होंगे और मेल्स के अंदर स्पर्म होंगे, दोनों मिलकर के रिप्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, होते बहुत सारे हैं लेकिन ये एक ही काइंड के होते हैं। समझ में आई बात? मेल्स के अंदर स्पर्म होते हैं और फीमेल के अंदर ओवा होते हैं। और आपने तो प्लांट में भी देखा होगा, प्लांट के अंदर फीमेल में ओवा ही होते थे, लेकिन मेल में पोलन ग्रेन्स होते थे एंथर के ऊपर लगे हुए। ठीक है, आपने ये देखा भी था कि उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था वो स्टेमन होता था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पेल होता था, है ना। अब इसमें भी बेटा आपको यही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये पता तो हो कि फीमेल में ये ओवा कहां से बना, उनमें ओवा बनते क्यों हैं, और क्या सारी फीमेल्स में ओवा होते हैं? क्या छोटे जो बच्चियां होती हैं, क्या उनके अंदर ओवा प्रेजेंट होते हैं? क्या वो रिप्रोड्यूस करती हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो ओवा मैच्योर नहीं होते हैं? नहीं। तो क्या रीजंस होते हैं इनके पीछे हम आगे पढ़ेंगे। ऐसी मेल स्पर्म, अच्छा, रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर एज के बाद किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं? तो वो डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ठीक है, वो डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। अब मेल्स के अंदर स्पर्म कैसे बनते हैं, ठीक है, इनका क्या फॉर्मेशन होता है, ये कैसे एक्ट करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव गैमीट, ये चीजें भी बेटा एक पूरा सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, जो कि होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल्स के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल्स के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यानी कि आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने पड़ेंगे, तभी आप रिप्रोडक्शन को समझ सकते हो। लेकिन इन पर्टिकुलर सिस्टम से समझने से पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें इनके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे और हम इनके पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए थोड़े से थ्रिल हो जाएं। ठीक है, तो हमें ओवा के बारे में और स्पर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड समझना पड़ेगा, सेपरेटली, इंडिविजुअली। उसके बाद फिर हम जाकर के इनके सिस्टम्स को समझेंगे। बेटा ध्यान रखना, ये जो ओवा होता है, ये ओवा बहुत सारे ओव्यूम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि ये ओवा जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है ओव्यूम, या एक एग बोल दीजिए। ठीक है, एक एग बोल सकते हो। तो एक एग को या एक गैमीट को आप ओव्यूम बोलोगे, उनके कॉम्बिनेशंस को, मतलब बहुत सारे अगर हैं तो उनको आप ओवा बोलोगे। ठीक है, ओव्यूम इज सिंगुलर and ova is plural, right?
तो बेटा आपका जो ओव्यूम होता है या ओवा होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, स्फेरिकल शेप से का आप बोल सकते हो, थोड़ा सा कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होता है, आइडियली नहीं होता है बिल्कुल, यू कैन से ऑलमोस्ट अबाउट स्फेरिकल, ठीक है। अब इसके अंदर ओव्यूम के अंदर बहुत सारा फूड, बहुत सारा फैट भरा रहता है, बहुत सारा इन द सेंस कि इसके अंदर कुछ स्टोर्ड फैट होता है, कुछ स्टोर्ड लिपिड्स होते हैं, स्टोर्ड वाटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं, स्टोर्ड फूड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर। तो इसके अंदर बहुत सारी ये चीजें होती हैं जो कि इसको मदद करेगा जब इसका जाइगोट तैयार हो जाएगा। मतलब कि अभी इसके अंदर ये जो चीजें अवेलेबल हैं, जब इसके जाइगोट बन जाएगा, मतलब कि जब स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और एक जाइगोट तैयार होगा, अब वो जाइगोट को सरवाइव करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, कुछ फैट्स चाहिए होगा, कुछ जरूरी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो वो सारे के सारे न्यूट्रिटिव जो उसकी नीड्स होगी वो इस जाइगोट से उसको मिल जाएगी, क्योंकि स्पर्म के पास एज सच कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड या अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि उसे एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो मोटाइल होता है, तो उसे लोकोमोशन के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, उसके पास भी कुछ ना कुछ फैट तो होगा ही, कुछ ना कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट तो होगा ही, सो डैट कि वो चल करके इस एग के पास आएगा या इस ओवा के पास आएगा ताकि वो जाइगोट का फॉर्मेशन करे। लेकिन आते आते ऑलमोस्ट उसकी सारी एनर्जी फिनिश हो जाती है, तो उसके पास यू कैन से नेग्लिजिबल एनर्जी होती है। तो जितनी भी एनर्जी जाइगोट को सरवाइव करने के लिए मिलती है एट इट्स इनिशियल फेसेस, वो इस जाइगोट से ही मिलती है, क्योंकि फिर तो धीरे धीरे से क्या होने लगता है, वहां पे मदर के वोम्ब में सारी की सारी सुविधाएं बनने लगती हैं, वेजल्स होने लगती है तैयार, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि स्पर्म कैसा दिखाई देता है इन डायग्रामेटिक फॉर्म। तो बेटा स्पर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तब होता क्या है, बहुत सारे स्पर्म जाते हैं किसको फर्टिलाइज करने के लिए, एग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक स्पर्म एग तक पहुंच पाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है स्पर्म्स का कि कौन जाएगा सबसे पहले और फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। अब जो सबसे पहले जाएगा वो जाकर के एग को फर्टिलाइज कर देगा, वो एग को जाकर के फर्टिलाइज कर देगा और वो ही जो है एक तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे आपका एग है, तो जैसे ही जो ये जो स्पर्म है जाएगा, इसकी ये जो चोंच जैसा दिखाई दे रहा है ये आएगा, तो केवल और केवल इसकी चोंच ही अंदर जाएगी, इसको न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगी और पूरा जाइगोट बन जाएगा। ये जो टेल है ये बाहर ही रह जाती है, ये जो टेल है ये बाहर ही रह जाती है। अब ऐसा एक ही न्यूक्लियस होगा, कुछ केस होते हैं जिसमें दो दो न्यूक्लियस, तीन तीन स्पर्म भी चले जाते हैं, और जिसका कारण होता है कि जुड़वा बच्चे हो गए या तिगड़े बच्चे हो गए, है ना, ट्विंस हो गए, है ना, बोलते हैं ना जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ऐसा बहुत कम रेयर होता है। वैसे भी जुड़वा बच्चे हुए या तिगड़े बच्चे हो गए, जनरली होता क्या है, बहुत सारे स्पर्म जा रहे होते हैं, बहुत सारे स्पर्म जा रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं कि हम सबसे पहले ओवा के पास जाएंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम ही या फिर यू कैन से एक या दो ही स्पर्म होते हैं जो कि यहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी फिर जो इसके पास सबसे पहले जाकर के न्यूक्लियस को जाकर के यू कैन से कंबाइन होगा, वही जो है जाइगोट बनाएगा, फर्टिलाइज होकर के फ्यूज होकर के उसी का जाइगोट बन जाएगा। तो इतने सारे जो आप यहाँ से स्पर्म जा रहे थे वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, आपको सिंपल बता दिया जाता है कि एक ओवा होता है, एक स्पर्म होता है, फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बना रहे होते हैं। लेकिन ओवा तो चलो एक ही होता है, लेकिन स्पर्म बहुत सारे जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडीज ओवा, ठीक है, फर्टिलाइज करने के लिए। लेकिन होता केवल एक ही फर्टिलाइज है, ठीक है, तो बाकी के जो स्पर्म है वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि एक ही जा पाता है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन कितने रेट से जा रहा है, कौन कितनी स्पीड से जा रहा है, और हर एक स्पर्म के पास अपनी अपनी मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी मतलब भागने की क्षमता, ठीक है।
जो जितनी तेजी से जाकर के ओवा से फर्टिलाइज हो जाएगा वो ठीक है, वो उसका जाइगोट बन जाएगा, नहीं तो नहीं। कुछ स्पर्म रेस में हार जाते हैं बीच में ही, जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, जो कोलैप्स हो जाते हैं। ये सब चीजें होती रहती हैं। इस चीज को हम डिटेल में फिर से दोबारा से पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे होंगे इसमें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पर्म का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो बेटा स्पर्म कुछ ऐसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। इसका यहाँ पे एक हेड होता है, ये हेड होता है। इसी हेड में इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने बताया कि जब ये ओवा के साथ जाएगा तो इसका ये जो पिछले वाला हिस्सा है पीछे ही रह जाता है, केवल ये चोंच वाला हिस्सा अंदर जाता है, क्योंकि इसी के अंदर न्यूक्लियस है, इसी के अंदर मेल बॉडी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, टेल के अंदर कुछ नहीं है। टेल केवल इसको मोटिलिटी प्रोवाइड कराती है कि ये फटाफट से ऐसे ऐसे भाग करके जाए। ठीक है, जो मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसकी जो बच्चे के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी है, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि अंदर जाकर के इस ओवा के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब ये पूरा एक सेल होता है, यू कैन से इसका हेड पूरा एक सेल ही होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है इधर। ये इसका एक मिडल पीस होता है, मिडल डाइस जिसको बोलते हैं, और ये इसकी एक टेल होती है। इसकी बहुत लंबी टेल होती है और यही इसको ज्यादा से ज्यादा मोटिलिटी प्रोवाइड कराती है। इस टेल की वजह से ही ये चल करके इसके पास जाता है और फिर ये टेल इसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि बाद में फिर इस टेल का कोई काम होता नहीं है। फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए केवल इसकी हेड की जरूरत पड़ती है। इसका हेड ही जाइगोट को अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि एम्ब्रियो में और फोइटस में, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, एम्ब्रियो में और फोइटस में अंतर क्या होता है। तो भाई एम्ब्रियो और फोइटस, देखो आपने प्लांट में भी पढ़ा है एम्ब्रियो, मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक होता है, वो चीजें। अब प्लांट के लिए ये चीज अलग थी। ठीक है, प्लांट के लिए ये चीज अलग थी, और ये जो आपका एनिमल्स के लिए है ये चीज अलग है। अब ध्यान से सुनो क्या चीज अलग है। एम्ब्रियो का मतलब भी बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, यानी कि जो आपका जाइगोट बन गया था ना स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से, वो जाइगोट आगे जाके बेबी बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए समझो एम्ब्रियो भी वही है लेकिन फोइटस भी वही है। डिफरेंस आता है इनके स्टेजेस पर। जब बच्चा अपने बहुत इनिशियल स्टेज में होता है, यानी कि अपनी जो माता है उनके गर्भ में ही होता है, बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेजेस पर आप बोलते हो कि उस बच्चे को एम्ब्रियो बोला जाता है। जब उसका पता नहीं चलता है कि इसका यू कैन से अकॉर्डिंग टू सोसाइटल व्यू उसका जेंडर क्या है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल व्यू कि इसका सेक्स क्या है, मतलब वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो तब तक बच्चे का पता नहीं चलता है कि ये गर्ल है या बॉय है, तो उसे बोला जाता है एम्ब्रियो। ये बहुत इनिशियल स्टेज होती है, तब तक ये सारे ऑर्गन्स उस बच्चे में डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वो चीज बेबी की इनिशियल स्टेज, मतलब इनिशियल डेवलपमेंट वाली स्टेज हो गई। फोइटस होती है थोड़ा सा डिलेड फॉर्म, मतलब कि थोड़ा सा बाद वाली स्टेज। अब फोइटस में क्या होता है, बेबी के अंदर यानी बच्चे के अंदर वो सारे जरूरी ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि उसे डिफरेंशिएट करते हैं एक गर्ल से, और एक मतलब सेक्स में से डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी उसको हमें पता चल जाता है कि वो गर्ल है या बॉय है। आपने सुना होगा ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, पेट से ही मरवा दिए जाते थे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स का फोर्टिसाइड होता था, फीमेल फोर्टिसाइड जिसको कहा जाता था। अभी भी कुछ जगहों पर ये चीज चल रही है और ये चीज आपके सिलेबस में भी है, ये आपको पढ़नी है। आगे के टॉपिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, अवेयरनेस के बारे में कि आप किस तरीके से इन चीजों को रोक सकते हो। बाकी अभी के लिए समझ लीजिए, फोइटस का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो माता के गर्भ में ही है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं जो कि उसे उसके सेक्स ओरिएंटेड उसको बनाते हैं, मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं एज अ बॉय या फिर एज अ गर्ल। इज इट क्लियर। अब पहले क्या होता था, डॉक्टर वेट करते थे कि कब उसकी फोइटस स्टेज आएगी। जैसे ही बच्चे की फोइटस स्टेज आती थी तो वो अपने मैकेनिज्म के अनुसार चेक करके बताते थे उनके पेरेंट्स को, जो भी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, कि ये लड़की है लड़का है। तो कुछ लोग पहले क्या करते थे, लड़कियों को गर्भ में से ही मरवा देते थे। ठीक है,
तो वो चीज अभी तो बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में वो चल रही है। ठीक है, तो फोएटस भी बेबी का ही एक स्टेज होता है, लेकिन एक ऐसे स्टेज जहां पे पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया है। ठीक है, मतलब कि बाहर की दुनिया में नहीं आया है, अभी भी वो माता के गर्भ में ही है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से सुनो, आप इन दोनों चीजों को कोलैप्स मत करना, मगिंग अप मत करना कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन था, एनिमल्स में था। बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम प्लांट्स के हिसाब से हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम एनिमल्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। स्पेशली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन का कोई ऐसा कैटेगरी नहीं थी कि आपको दो कैटेगरी पढ़नी है। यहाँ पे आपको एनिमल्स के लिए दो कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरीके से होता है एनिमल्स में। सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल। अब जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि आपको तो ह्यूमन बींग के हिसाब से समझ में आएगा, तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख के बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कोपुलेशन का रिजल्ट होता है, मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए कोपुलेशन करना पड़ता है। कोपुलेशन करने के बाद ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये कोपुलेशन क्या होता है? कोपुलेशन बेसिकली एक एक्ट होता है जिसमें फीमेल बॉडी में मेल बॉडी के द्वारा स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो कोपुलेशन इज बेसिकली द प्रोसेस, या फिर यू कैन से इज अ एक्ट जिसमें मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो कोपुलेशन होने के बाद ही फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइजेशन भी किस तरीके का होगा? इंटरनल होगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं चल रहा है। अब ये तो ठीक है, इस बात समझ में आती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स या फिर फिशेस जो होते हैं। तो जो आपकी मछलियां होती हैं, आपके फ्रॉग्स होते हैं, या आप इनको अगर कैटेगराइज करना चाहते हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका एम्फीबियंस में होता है, एम्फीबियंस में होता है। ठीक है, अब आप बोल सकते हो ये जो इनका तरीका होता है रिप्रोडक्शन करने का, ये बहुत प्योर टाइप का तरीका है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फीमेल क्या करेगी, अपने एग्स को इन्वायरमेंट में देगी, यानी कि आपकी ये फीमेल है और ये मेल है, ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने गैमेट्स को इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे। लाइक ये पानी में रहते हैं तो पानी में छोड़ देंगे। तो फीमेल क्या करेगी, अपने एग्स को यहाँ पे रख देगी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट मतलब पानी के अंदर, और मेल भी कहाँ रख देगा, पानी के अंदर। अब ये दोनों के दोनों गैमेट्स अपने आप फर्टिलाइज होकर के एक जाइगोट बनाएंगे और छोटे छोटे मेंढकियां बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एकदम नहीं होती है, प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्रॉग केवल इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉग दोनों मीडियम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटर्नल से भी इंटरनल से भी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा जरूरी है कि एनिमल्स केवल एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस मतलब फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये पूरा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन केवल एक स्टेज होती है। अभी हम आपको बताएंगे इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो जानवर होते हैं जरूरी नहीं है वो एक तरीके से ही फर्टिलाइज हो। जैसे आपके फ्रॉग्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिशेज होती हैं भाई, वो तो आपके पानी में ही रहेंगी। ठीक है, अब वो पानी में रह करके ही ये चीज करती है। जो आपका मेल फिश होता है वो अपने स्पर्म को रिलीज करता है, जो आपकी फीमेल फिश होती है वो अपने एग को रिलीज करती है। वो अपने आप ही फिर फर्टिलाइज होकर के अपने आप जाइगोट बनाते हैं और छोटी छोटी सी मछलियां बनने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्टेज मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट बना के दे दिया है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें ये सारी स्टेजेस आती हैं पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्शन फिनिश करने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया
इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला काम होता है कोपुलेशन का, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज कोपुलेशन, यू कैन आप पीछे करके वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हो। दूसरा होता है स्पर्म मूवमेंट, यानी कि जैसे ही कोपुलेशन होगा धीरे धीरे से स्पर्म का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्पर्म एग के पास जाएगा तो फिर वो पेनिट्रेट करना उसको स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर घुसना स्टार्ट कर देगा। जो सबसे पहले घुस करके न्यूक्लियस के पास जाएगा वही स्पर्म जीत जाएगा और उसी का जाइगोट वहां पे बन जाएगा। समझ में आई बात? ये मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद फर्टिलाइज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेनिट्रेशन होने के बाद जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही फिर फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज होने के बाद सेल डिवीजन होता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन हालांकि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप समझ सकते हो। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जाइगोट का एक तरीके से स्थापना होना, ठीक है। यानी कि जाइगोट अब बन गया है, अब सारी की सारी उसे सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहां पे ब्लड वेजल्स एक्टिव हो जाएंगी वोम्ब में, जहां पे बच्चा इम्प्लांट होगा, और जितनी भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे को सर्वाइव करवाने के लिए, वो सारी चीजें एक मदर के गर्भ में यानी कि उसकी वोम्ब में बननी शुरू हो जाती है या प्रोवाइड हो जानी शुरू हो जाती है नेचुरली। अब आपने नोटिस किया होगा जो कबूतर होते हैं या फिर जो मुर्गियां होती हैं वो क्या करती है, जैसे उनके अंडे निकल करके आते हैं वो उसके ऊपर बैठ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये अंडे को से रही है या फिर उसको हैच कर रही है। इंग्लिश में उसको बोला जाता है हैचिंग या फिर हिंदी में बोला जाता है सेना। अब ये होता क्या है, क्यों किया जाता है, मुर्गियां अपने अंडे के ऊपर क्यों बैठी रहती हैं? तो मुर्गियां अपने अंडे के ऊपर इसलिए बैठती हैं ताकि उनके अंडे को एक डिजर्वेबल, एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीट मिल सके, वार्मथ मिल सके। क्यों जरूरी होता है अंडे को गर्मी पहुंचाना, वार्मथ पहुंचाना? क्योंकि बेसिकली अंडा क्या होता है, अंडा एक जाइगोट होता है। जो उनके पास अंडा होता है वो एक जाइगोट होता है, जो कि स्पर्म और ओवा का एक तरीके से फर्टिलाइज्ड रूप होता है। अब वो अंडा जैसे ही निकल करके आता है, उस अंडे को गर्मी पहुंचाना, मतलब कि उसे वो इन्वायरमेंट देना पड़ता है। जैसे देखो आप इंसानों में क्या होता है, बच्चे गर्भ में होते हैं, वहां पे उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, ठीक है, मतलब उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, गर्माहट मिलती है। अब गर्माहट में क्या होता है, जितनी भी ब्लड वेजल्स हैं वो अच्छे से काम करेंगी, उस बच्चे को अच्छे से सब कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट पहुंचाएंगी। लेकिन क्योंकि अंडा बाहर आ गया है, मुर्गे वगैरह तो जो अंडे देते हैं मुर्गियां और जो कबूतरियां होती हैं, अब उन्हें उसको सेना पड़ता है, उसको हैच करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो कि एक बच्चे को बनाएंगी, ठीक है, वो उसके अंदर अच्छे से काम कर सके। आपने देखा होगा जो अंडे टूट जाते हैं मुर्गों के या फिर जो आपके कबूतर होते हैं, उसके अंदर से एक लिक्विड निकलती है, ठीक है। कबूतर में वो येलो कलर की होती है, आई डोंट नो कि वो मुर्गों में कैसी होती होगी, लेकिन कबूतरों में वो थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है। अब हमेशा ऐसा ही होता है, अंडों के अंदर वो येलो कलर की लिक्विड ही प्रेजेंट होती है जो अंडे फर्टिलाइज हुए हैं। अब वो जो आपकी सैपलिंग होती है, जो वो लिक्विड इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो ही सब कुछ है, मतलब वो ही आगे जाकर के एक बच्चा बन जाएगा। लेकिन वो तब बनेगा जब उसे एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वार्मथनेस मिलेगी, मतलब कि अगर उसे थोड़ी सी अच्छी अमाउंट में हीट प्रोवाइड कराई जाएगी, वार्मथनेस प्रोवाइड कराई जाएगी, तभी जाकर के वो अच्छे से बेबी के रूप में निकल करके आएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसे जाकर के चूल्हे पे बिठा दोगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा गर्माहट उसे मिल सके, ऐसा नहीं होता है। उसे वार्मनेस एक एप्रिशिएबल अमाउंट में चाहिए होती है। और जो उनकी मदर्स को मैटरनल साइड से या फिर उनके फादर साइड से जैसे भी होता होगा, उनको पता होती है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट तो इस अंडे को चाहिए ही, ताकि आगे जाकर के इसके जो अंदर ये लिक्विड भरी हुई है, ये सब इसके शरीर के रूप में उभर करके आए। आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करनी है, तभी समझ में आएगा। लाइक आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। जैसे ये आपका नहीं, बेसिकली मुर्गे का अंडा है, मुर्गी का अंडा है, इसके अंदर क्या होता है, नेचुरली एक लिक्विड भरी रहती है, एक लिक्विड टाइप का यू कैन से सैपलिंग भरी रहती है। अब वो लिक्विड ही आगे जाकर के एक छोटे से मुर्गे के बच्चे में या फिर एक छोटे से कबूतर के बच्चे में उभर करके आएगी। लेकिन अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट